नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्मार्ट कैरियर क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर क्या चल रही है, केमिस्ट्री की पाठशाला 2026-2027 रन कर रही है। इससे पहले जो है हिंदी माध्यम के लिए केमिस्ट्री का जो 12th का सिलेबस हम कंप्लीट करा रहे हैं, तो इसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी कुछ दिनों से मतलब लेक्चर रुके हुए थे, क्लासें नहीं हो पा रही थी, तो इसके पीछे एक कारण ये था कि हमारी थोड़ी जो मतलब हेल्थ थी, थोड़ी तबीयत जो थी थोड़ी डिस्टर्ब में थी। ठीक है, थोड़ा कॉमन कोल्ड वगैरह गले में प्रॉब्लम्स ही आ गई थी, तो इस वजह से क्लासों को थोड़ा रोकना पड़ा। ठीक है, लेकिन अब लगभग एकदम क्लियर है सिस्टम जो भी है, तो इसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो लेक्चर गया था उसमें हमने पार्ट 1 के यानी कि बिलियन के जो आंकिक प्रश्न बनते थे उसको हमने सॉल्व आउट करवाया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बन चुके हैं और जिस टाइप के बनते हैं, तो उन सभी हमने टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है और उनको कैसे हम जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एक बच्चा कैसे उनको सॉल्व कर सकता है, तो हमने उसको बताया है। आज के इस क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। ठीक है, 12th क्लास में जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। वैसे ही एकदम जीरो लेवल से उठाएंगे चीज़ों को, एडवांस तक लेके जाएंगे, अपने एकदम देसी अंदाज में चीज़ों को डील करेंगे, वैज्ञानिक नज़रिए से भी चीज़ों को समझेंगे, साथ ही साथ सरल से सरल शब्दों में भी चीज़ों को जानेंगे, विद उदाहरणों के साथ, अच्छे से अच्छे उदाहरणों के साथ, ताकि हर एक बच्चा आसानी से केमिस्ट्री को समझ सके। बहुत से बच्चों के मन में केमिस्ट्री के प्रति जो डर रहता है, उस डर को जो है हम निकाल सकें। ठीक है, चलें अच्छा स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखें आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पहला इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर का इंट्रो जानेंगे कि इस चैप्टर को विद्युत रसायन क्यों कहते हैं और इस चैप्टर में विद्युत रसायन के अंतर्गत हम क्या क्या आगे पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद इसी चैप्टर में परिचय को कंप्लीट करने के पश्चात हम जानेंगे सुचालक क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, और कुचालक क्या होते हैं यानी कि अचालक, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और फिर वैद्युत चालकों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, यानी कि जो वैद्युत चालक होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, तो उन टाइप्स के बारे में जानेंगे। धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी चालक, तो इन चालकों के बारे में भी हम जानेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे जो दैनिक जीवन में इन टॉपिक से रिलेटेड जो केमिस्ट्री एप्लीकेबल है, डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास सराउंडिंग में जो केमिस्ट्री हमारे आसपास मौजूद है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, उन कुछ एक आध क्वेश्चन को भी इसमें डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो आसपास की केमिस्ट्री है उसके प्रति भी हमारी समझ मतलब बेटर हो जाएगी। ठीक है, और इस टॉपिक के प्रति, केमिस्ट्री के प्रति, लेक्चर के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखें भाई, अच्छा, जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं उनसे हम कह देना चाहते हैं कि जो बच्चे पहली बार आए हैं और 12th क्लास में हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड में हो, हिंदी मीडियम में है, तो उनके लिए ये प्लेलिस्ट, ये चैनल बड़े काम का है। इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री मिलेगी और प्लस जो बच्चे मैथ ग्रुप के हैं, तो मैथ के लिए सुमित सर हैं, तो वो भी डील कर रहे हैं, उन्होंने भी जो है अपनी क्लासें स्टार्ट कर दी हैं चैप्टर 2 की। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको संपूर्ण अध्याय कंप्लीट करवाया जाएगा। इसकी फुल प्लेलिस्ट उपलब्ध होगी लेक्चर बाय लेक्चर, जैसे जैसे लेक्चर जाते जाएंगे उसी प्लेलिस्ट में उनको ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आगे आने वाले समय में जब भी बच्चे हमारे साथ जुड़ें तो वो प्लेलिस्ट को फॉलो करके पूरा चैप्टर डे बाय डे, क्लास बाय क्लास देख सकें। ठीक है, चलें अच्छा स्टार्ट करते हैं।
देखें आज के ही इस लेक्चर में, आज के ही क्लास में हम कुछ अपने बेसिक से क्वेश्चन जानेंगे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, डे टू डे लाइफ के, हमारे दैनिक जीवन में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको हम जानेंगे। देखें पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उनके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक को पढ़ लेने के पश्चात देखें प्रश्न नंबर 1, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, फिर भी गीले हाथों से बिजली का स्विच छूने पर करंट क्यों लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आज के ही लेक्चर के लास्ट में हमको देखने को मिलेगा। ठीक, सूखा नमक यानी कि ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन पानी में जैसे इसको घोला जाता है तो ये विद्युत का सुचालक क्यों बन जाता है, ये भी हम जानेंगे। ठीक, तीसरा, गर्मियों के दिनों में या अत्यधिक गर्म हो जाने पर बिजली के तारों में करंट का प्रवाह जो होता है वो धीमा कम क्यों हो जाता है, या अधिक जब गर्मी पड़ती है, हाई टेम्परेचर होता है तो तारों में आग लग जाती है। ठीक है, तार जलने लगते हैं, बर्न हो जाते हैं, तो क्यों हो जाता है, तो ये जानेंगे। प्रश्न नंबर 4, जब हम इन्वर्टर या कार की बैटरी में पानी डालते हैं तो साधारण नल का पानी या कुएं का पानी क्यों नहीं डालते, उसमें केवल डिस्टिलेटेड वाटर यानी कि आसुत जल ही क्यों डाला जाता है। जानते ही होंगे बैटरी आपने लोगों घर पे जो होते हैं तो उसमें डिस्टिलेटेड वाटर डाला जाता है, साधारण पानी नहीं डालते हैं, तो क्यों नहीं डालते हैं, इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये जानेंगे। अगला, हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन पानी की कमी होने पर डॉक्टर ग्लूकोज के पानी के बजाय ORS, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस, ठीक है, घोल या नमक चीनी के पानी पीने की सलाह क्यों देते हैं। तो ये थोड़ा मेडिकल टर्म है, बायो रिलेटेड है, लेकिन इसमें केमिस्ट्री भी एप्लीकेबल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। तो ये पांचों क्वेश्चन के आंसर एकदम बेहतरीन तरीके से सरल शब्दों में जानने को मिलेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। चलें, अच्छा देखें भाई, चैप्टर 2 और चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहली बात तो हम ये बता देना चाहेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत का मतलब देखो यहाँ पे सीधा मतलब ये हो गया, विद्युत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, और रसायन का मतलब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर में हम विद्युत यानी कि फिजिक्स, ठीक है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के मिले जुले टॉपिक्स को आपस में रिलेट करके एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में ये मान के चलें कि आपको फिजिक्स भी पढ़ने को मिलेगी और साथ ही साथ रसायन विज्ञान केमिस्ट्री भी पढ़ने को मिलेगी। लेकिन ये हम चैप्टर किस में पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान का है, तो इसमें प्राइमरली जो फोकस रहेगा वो केमिस्ट्री पे रहेगा। हालांकि समय समय पे साथ इस चैप्टर में जगह जगह पे केमिस्ट्री से संभव फिजिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सिद्धांत हैं या उनके कुछ टर्म हैं, जैसे ओम का नियम है, प्रतिरोध वगैरह है, विद्युत धारा है, करंट वगैरह है, वोल्टेज वगैरह है, तो इन सभी शब्दों का सामना होता रहेगा। ठीक है, तो उन सभी शब्दों को साथ हम जानते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ये मान के चलें कि कुछ हिस्सा हमें ऐसा फील होगा पढ़ने के दौरान, क्लास लेने के दौरान, कि हम जो है फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं, ज़्यादातर इसमें केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। लगभग जो है मान के चलें कि 85% जो पोर्शन होगा वो केमिस्ट्री का होगा, 15% में हम कहीं पे फिजिक्स पे भी बात करेंगे। करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर हमारा ये 85% हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलें, अच्छा तो पहले हम ये जानते हैं कि ये भौतिक रसायन है क्या, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसको हम जान लेते हैं। देखो भाई, तो सीधे ये समझो कि जो भौतिक रसायन है वो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत धारा के प्रभाव का विविध प्रकार के रासायनिक यौगिकों पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सामान्य शब्दों में कहें, ये कोई किताबी भाषा नहीं है, किताबी कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, सामान्य जन की मतलब समझी हुई, अपने आप से बनाई हुई परिभाषा है कि भौतिक रसायन, भौतिक विज्ञान की भी कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिजली के प्रभाव को या विभिन्न रासायनिक यौगिकों पर विद्युत धारा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। आई बात समझ में?
तो वही बात इसमें हमने यहाँ पे सिंपल मोड में दे रखी है, सरल शब्दों में। अच्छा, एक परिभाषा इसकी और दे सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का पुनः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, इनके मध्य जो आपसी संबंध है, इनका जो अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं, इसमें उदाहरण भी देखेंगे। देखो भाई क्या कह रहे हैं, परिचय इंट्रो। देखें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक यौगिकों पर, जो विविध प्रकार के जो रासायनिक यौगिक हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, तो उन रासायनिक यौगिकों पर विद्युत धारा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब किसी रासायनिक यौगिक पर हम विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा उस पर डालेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, करंट प्रवाहित करेंगे, तो उस रासायनिक यौगिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी रासायनिक संरचना में, उसकी भौतिक संरचना में, ठीक है, या उसके भौतिक गुणों में, या उसके रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इन सब चीजों का जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो ये केवल जनरल से एक परिचय। भाई कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो उसका हमें परिचय तो होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? हालांकि ये परिभाषा पूछी नहीं जाएगी, लेकिन पता होना चाहिए, बेसिक है ये, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अथवा करके देखें, दूसरी परिभाषा भी देखें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। आई बात समझ? तो ये वैद्युत रसायन के अंतर्गत ही किया जाता है। अब आप सीधी सीधी एक बात ये समझ लें, सभी के घरों में जो भी बच्चे देख रहे होंगे, उन सभी के घर में छोटी बैटरी या बैटरा होगा, जरूर होगा, या बैटरी होगा, या बैटरा इन्वर्टर लगा होगा तो बैटरा होगा, नहीं तो बैटरी तो होगी जो है, ठीक है। तो जो बैटरी या जो बैटरा है, आप समझ लें बस उस पूरे के पूरे बैटरी या बैटरे में वैद्युत रसायन एप्लीकेबल है। बहुत से कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उस बैटरी कोई उदाहरण को लेके हम समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इजीली उपलब्ध है, हर बच्चा आसानी से समझ जाएगा। तो ये समझ लें कि जो बैटरी है, बस वो बैटरी में ही हमारी क्या लग रही है? वैद्युत रसायन काम कर रही है, ठीक है। बैटरी में क्या होता है? बैटरी में जब हम अपने इन्वर्टर को चार्ज करते हैं, ठीक है, स्टेपलाइजर की मदद से या फिर इन्वर्टर की मदद से, तो उसमें विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है रासायनिक ऊर्जा में। और जब लाइट चली जाती है, तो जब पूरे उस बैटरी का जब यूज करते हैं, तो वही रासायनिक ऊर्जा जो है चेंज होकर विद्युत ऊर्जा में बदलने लगती है। तो एक दूसरे में चेंज हो रहे ही नहीं हो रहे, पहले हमने विद्युत को चेंज किया रासायनिक में, और फिर रासायनिक को विद्युत में करने लगे। तो यही आपसी संबंध, इसी का तो अध्ययन करते हैं वैद्युत रसायन के अंतर्गत। आई बात समझ में? तो इतना समझ लेना है। तो ये एक तरीके से परिचय हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। चले, अच्छा, ये भी उसी तरीके का है, ठीक है, एक गैल्वेनिक सेल का, ये वोल्टेनिक सेल का एक चित्र है। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, ये हमारे चैप्टर में इसमें इंक्लूडेड है, शामिल है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप वही समझ लें, एक बैटरी जैसा है, ठीक है। इसको हालांकि बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी समझाएंगे तो अभी समझ में भी नहीं आएगा, आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझाएंगे बाद में, ठीक। अभी केवल इतना समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? परिचय हो गया, इंट्रो हो गया, ठीक। चलें, अच्छा, देखो अब हम जानेंगे कि इस चैप्टर की शुरुआत में पहले हम क्या जानेंगे कि कुचालक क्या होते हैं, सुचालक क्या होते हैं, ठीक है। हालांकि एक बात हम कहना चाहेंगे कि इस समय प्रेजेंट टाइम में जो बच्चों के पास में जो किताब दी गई है, चाहे वो किसी भी प्रकाशन की हो, तो इसमें जब इस चैप्टर को शुरुआत किया गया है, चैप्टर की जब शुरुआत की गई है, तो इन चीज़ों को पहले डिस्कस नहीं किया गया है। उसमें पहले इलेक्ट्रोड को डिस्कस किया गया है कि इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इन चीज़ों को पहले डिस्कस किया गया है। तो बच्चों से हम एक बात कहना चाहेंगे कि हमारा पढ़ाने का तरीका इस तरीके का है कि जीरो लेवल से बेसिक, जीरो से जो है हम लेके जाएंगे एडवांस तक, ठीक है, या यूं कहें कि हम ए से उठाएंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे? जेड तक जाएंगे, ठीक है। किताबों में एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें कुछ कमियां की गई हैं, ठीक है, कोई भी 100% नहीं है। तो जिन बच्चों को पहले ये नहीं मालूम होंगे कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, ठीक है, धात्विक चालक क्या है, वैद्युत अपघटनी चालक क्या है, तो वो बच्चे जो है इन इलेक्ट्रोड को आसानी से नहीं समझ पाएंगे।
हमें मालूम है कि बच्चों को हमें पहले क्या बताना है, ताकि इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे हम चलते चले जाएंगे तो बच्चों को हम आसानी से समझा लेंगे, क्यों हमें मालूम है कैसे हमें बच्चों को डील करना है, कैसे क्या पढ़ाना है। तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। कुछ बच्चे देखें कि हमारे सर ये तो है ही नहीं, आप गलत पढ़ा रहे हैं, ये आपने बीच से स्टार्ट कर दिया, पीछे से स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं। क्रम है, ये सिस्टम यही है, पुरानी जो किताबें चलती थी उनमें इसी हिसाब से है, तो इसी हिसाब से हम चल रहे हैं और यही सही है। ठीक है, तो इसको जो है सावधानी पूर्वक इसको पढ़ें, जो भी हम बता रहे हैं। नोट्स भी इसी क्रम में बनाएं, नोट्स भी इसी क्रम में बनाएं, चाहे स्कूल में हो, चाहे कोचिंग में हो अपनी ऑफलाइन, चाहे यहाँ पर हो, इसी क्रम में बनाएं, क्योंकि हमें मालूम है कि यही क्रम सही है, बच्चों के हित में है, बच्चों के हित में है। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखो पहली बात हमें सुने, देखो विद्युत धारा, देखो दो प्रकार के पदार्थ या दो प्रकार के रसायन होते हैं, एक होते हैं चालक और एक होते हैं अचालक। एक होते हैं चालक और एक होते हैं अचालक। चालक को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, अचालक को इंग्लिश में कहते हैं नॉन कंडक्टर। ठीक, किस आधार पे पदार्थ दो प्रकार हो गए? इस आधार पे कि उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, इस आधार पर पदार्थ या कोई भी रासायनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, या तो वे चालक होंगे या वे अचालक होंगे। चालक कब होंगे? तो वे पदार्थ या वे रसायन जो विद्युत धारा एवं ऊष्मा जिनमें प्रवाहित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक, और अचालक किन्हें कहते हैं? इसका उल्टा कर दो, नॉन कंडक्टर, यानी कि वे पदार्थ या वे रसायन जिनमें विद्युत धारा एवं ऊष्मा प्रवाहित ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं, नॉन कंडक्टर कहते हैं। आई बात समझ? अब देखो दो टर्म और होते हैं, एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। ज़्यादातर किताबों में और ज़्यादातर टीचर क्या बताते हैं? सुचालक बताते हैं, कुचालक बताते हैं, चालक और अचालक नहीं बताते हैं, लेकिन बताना चाहिए, बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अब देखो एक है सुचालक, एक है कुचालक। नाम पे जाएं, देखो हमने कहा चालक, चालक वो है जो विद्युत धारा एवं ऊष्मा का सुचालक है, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब जो विद्युत एवं ऊष्मा का अच्छा चालक है, जो विद्युत एवं ऊष्मा का अच्छा चालक है, जिसमें विद्युत धारा एवं ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उसको कहते हैं सुचालक। क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गुड कंडक्टर। और जो बुरा चालक है, बुरा चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा एवं ऊष्मा आसानी से प्रवाहित ना हो, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रवाहित होती हो, आसानी से ना होती हो, तो उसको कहते हैं कुचालक, यानी कि बैड कंडक्टर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखें, अदरवाइज किताबों में तो यही दे रखा है, दो टर्म दे रखे हैं, एक है सुचालक, एक है कुचालक, लेकिन ये बातें भी जाने, इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा ये जान के कि ये भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये भी जानना चाहिए। हालांकि यही लिखने काफ़ी नहीं, वो समझ लें, वो तो केवल समझ लें, लेकिन लिखें यही कायदे में। ठीक है, बाद बाकी हमने चीज़ें बता दी। देखो तो सुचालक क्या होते हैं? सुचालक को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर्स। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। और वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पे हम लगाएंगे गुड कंडक्टर्स। क्या लगाएंगे? गुड कंडक्टर्स लगाएंगे, क्योंकि चालक को कंडक्टर कहते हैं और सु लगा देंगे तो गुड कंडक्टर हो जाएगा। ठीक, तो गुड कंडक्टर्स देखें, ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा करंट बहुत आसानी से और तेजी से बह सकती है उन्हें सुचालक कहते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा के अच्छे चालक सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, वही बातें लिखिए। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन होते हैं जो करंट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा कोई भी पदार्थ चालक कब होगा? किसी भी पदार्थ के चालक होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो उन शर्तों को आगे की स्लाइड में जानेंगे। ठीक है, अभी ये जान लें कि कब कोई पदार्थ, मतलब किसे हम जो है चालक कहेंगे, किसे अचालक कहेंगे, कब सुचालक होगा, कब कुचालक होगा। ठीक है, तो इनमें यही लिखा है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन होते हैं जो करंट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, विशेषता देखें, इनका प्रतिरोध घर्षण यानी कि रुकावट बहुत कम होता है। इनका जो प्रतिरोध होता है यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए जो रुकावटें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। इसीलिए क्या है, ये विद्युत एवं ऊष्मा के अच्छे चालक हैं, सुचालक इनको कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे ये धातु का देखो एक तार बना हुआ है, इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग लगी हुई है। प्लास्टिक जो होती है कैसी होती है? विद्युत की
कुचालक होती है, लेकिन उसके अंदर जो तार होता है वो कैसा होता है, सुचालक होता है, तो उसको दिखाया गया है। उदाहरण जैसे सभी धातुएं, जितनी भी मेटल्स होती हैं, जैसे तावा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, लोहा है, सोना है, अशुद्ध या नमक का पानी, ठीक है, अशुद्ध या नमक का पानी, ये सब क्या है, सुचालक होते हैं, ठीक है। नमक का पानी हो गया या अशुद्ध पानी हो गया, तो ये क्या है, ये सुचालक है। अच्छा, क्या ये बात जानते हैं कि जो शुद्ध पानी होता है वो पानी का कुचालक होता है? आइए समझ, शुद्ध पानी सदैव पानी का कुचालक होता है। अगर पानी में अशुद्धियां मिली हुई हैं, पानी में कोई विलेय पदार्थ घुला हुआ है, आयनिक पदार्थ घुला हुआ है, ध्रुवीय पदार्थ घुला हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो पानी होगा वो भी विद्युत धारा का सुचालक हो जाएगा, ठीक है। चलें, अच्छा, चालक और सुचालक व्यवहारिक रूप से एक ही होते हैं। नोट करके हमने यहाँ पे एक बात दे रखी है, बस ये है कि सुचालक किसे कहते हैं, विद्युत धारा एवं ऊष्मा के अच्छे चालकों को सुचालक कहते हैं, ठीक। चलें, अच्छा, अब हम कुचालकों की बात कर लेते हैं। कुचालक को अचालक भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स भी कहते हैं, ठीक। तो इसका जो आपने पढ़ा उसका उल्टा कर दें। ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं हो सकती है, उन्हें कुचालक या अचालक कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक या अचालक कहते हैं। इनमें करंट को ले जाने के लिए कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन मौजूद नहीं होते हैं। अभी इतना जाने, ठीक है, क्या नहीं होते हैं, ना तो इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना ही मुक्त आयन होते हैं, इसीलिए विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक। इनकी विशेषता देखें, इनका प्रतिरोध बहुत अधिक अनंत होता है, ठीक है। इनमें कई सारी रुकावटें हैं। पहली बात तो विद्युत धारा को ले जाने के लिए जो आवेश वाहक हैं, जो कैरियर्स हैं, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मुक्त आयन होने चाहिए, वही इनमें नहीं है। तो जब वही इनमें नहीं है तो ये कैसे हो जाएंगे, ठीक है। और उल्टा फिर इनमें प्रतिरोध भी होता है, रुकावटें भी होती हैं कहीं, ठीक है। तो इसीलिए दूसरा क्या क्या, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कांच, चीनी मिट्टी और शुद्ध पानी यानी कि डिस्टिलेटेड वाटर, ठीक है। ये देख रहे हैं, सूखी लकड़ी, जो सूखी लकड़ी होती है, ड्राई जो वुड होती है, वो क्या होती है, विद्युत की कुचालक। प्लास्टिक है, रबड़ है, कांच है, चीनी मिट्टी है, शुद्ध पानी है, ये सब विद्युत धारा के कुचालक हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही इनमें मुक्त आयन होते हैं, ठीक। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या जाना कि सुचालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं। चलें, अच्छा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इनको लिखना है, ठीक है। उतना ही लिखा है जितना काम का है, एडिशनल नहीं लिखा है, ठीक है। जितना काम का है उतना ही लिखा, किन्हें कहते हैं, विशेषताएं और उदाहरण, बस लिख लें। अच्छा, स्क्रीनशॉट दें, उसके बाद आगे बढ़ें। चलें, अच्छा, आगे देखते हैं। देखो, अच्छा, हमने जाना सुचालक और कुचालक। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक पदार्थ और आता है जिसको कहते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। तो इनको भी थोड़ा जान लें, कभी कभार 1 या 2 नंबर पे पूछ लेते हैं कि ये अर्धचालक क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं। इनका उपयोग जो है मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर की चिप और मतलब ये चिप वगैरह बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। देखो भाई, अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक उन्हें कहते हैं कि जो सामान्य अवस्था में या सामान्य टेम्परेचर पे तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में विद्युत धारा के चालक बन जाते हैं, विद्युत धारा के चालक की तरह काम करने लगते हैं। तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं, अर्धचालक, यानी कि सेमी कंडक्टर्स। अर्ध का मतलब ही ये आधा, आधे चालक हैं, आधे कुचालक हैं, ठीक है, विशेष परिस्थितियां मिलने पर। देखो भाई क्या कह रहे हैं, सेमी कंडक्टर्स ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य तापमान पर बिजली नहीं बहती है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे इनमें बिजली नहीं बहती है, यानी कि ये कैसे हैं, विद्युत धारा के कुचालक हैं, कुचालक की तरह ये कार्य करते हैं। लेकिन तापमान बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पर, तापमान बढ़ाने यानी कि तापमान आप बढ़ा दें या उनमें कोई अशुद्धि मिला दें, तो इन दोनों में से कोई एक चीज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये भी विद्युत धारा के सुचालक बन जाते हैं, चालक की तरह काम करने लगते हैं, इनमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है।
चिपों में जैसे यहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो जब जैसे जो जिस डिवाइस में लगी हैं, तो जब ये ठंडी होती हैं तब तो इनमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब ये गर्म होती हैं तो गर्म होने में इनमें विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है और ये डिवाइस हमारे रन करने लगते हैं, चलने लगते हैं। ठीक है, देखें उदाहरण देखें, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों रसायन हैं, मतलब एक तरीके के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, और इनकी बनाई जाती हैं चिपें। ये कंप्यूटर जब हम पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की चिप किस पदार्थ की बनी होती है, किस रसायन की बनी होती है, तो हम कहते हैं सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, या जर्मेनियम की बनी होती है। सिलिकॉन आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सस्ता होता है, इसलिए ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। जर्मेनियम महंगा होता है, ठीक है, इसलिए इसका कम उपयोग करते हैं। इनका उपयोग मोबाइल और कंप्यूटर की चिप बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि समान तापमान पर ये कुचालक की तरह काम कर रहे हैं, बिजली नहीं बहती है। तापमान बढ़ा दो या अशुद्धि मिला दो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इनमें जो है चालकता प्रवाहित होने लगेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन में उपस्थित हो जाएंगे, उस वजह से वो करंट को कैरी करने लगेंगे, विद्युत धारा में प्रवाहित होने लगेगी। ठीक, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट लेने, कभी कभार 1 या 2 नंबर में इसके बारे में पूछ देते हैं। लें स्क्रीनशॉट। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम ये बात जानने चल रहे हैं कि कोई भी पदार्थ चालक है तो है क्यों, मतलब उसके चालक होने के पीछे क्या कारण है। किसी भी पदार्थ के चालक होने के लिए क्या क्या परिस्थितियां अनिवार्य हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सीधी बात ध्यान रखो कि किसी भी चालक पदार्थ के, किसी भी सुचालक पदार्थ के चालक होने के लिए 2 शर्तों की उपस्थिति अनिवार्य है। 2 चीजें उसमें होनी चाहिए। पहला, उसमें मुक्त आवेश वाहकों की उपस्थिति, यानी कि कोई भी पदार्थ अगर वो चालक है, सुचालक है, तो उसमें 2 गुण होंगे। पहला, उसमें एक तो मुक्त आवेश वाहकों की उपस्थिति होगी। दूसरा, उस आवेश वाहक को ले जाने के लिए बाहर से लगने वाला वैद्युत बल, बाहरी वैद्युत बल होना चाहिए। जब किसी पदार्थ के पास ये दोनों गुण होंगे तो ऐसी कंडीशन में वो पदार्थ विद्युत धारा का चालक होगा, कंडक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हम इन्हीं दोनों पॉइंट को जो है यहाँ जानने चल रहे हैं अपने सरल, एकदम सरल से सरल अंदाज में। देखें, किसी भी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होने यानी कि उसके चालक होने के लिए मुख्य रूप से 2 शर्तें आवश्यक हैं, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और दोनों ही होनी चाहिए। ये नहीं एक हो रही एक नहीं हो रही, दोनों होनी चाहिए। देखें, पहली कंडीशन ये है मुक्त आवेश वाहकों की उपस्थिति, यानी कि प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। देखो, विद्युत धारा वास्तव में आवेश का बहना है। विद्युत धारा अगर हम वास्तव में देखें तो आवेश का बहना है। देखो, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा है वास्तव में आवेश का बहना। आवेश देखो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉनों के रूप में आवेश होगा या वो किसी आयनों के रूप में होगा। जैसे मान के चलो कोई कैटायन है, ठीक है, कोई कैटायन है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, कोई हमारे पास एनायन है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दिशा में गति करने लगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दिशा में गति करने लगे, बस यही विद्युत धारा है, बस यही बिजली है। या ये आयन एक दिशा में गति करने लगे, कैटायन एक दिशा में जाने लगे, एनायन एक दिशा में जाने लगे, तो बस यही विद्युत धारा। और विद्युत धारा कुछ नहीं, हमारे घरों में तारों में जो बिजली बहती है, जो बिजली चल रही है, उसमें क्या हो रहा है, इन्हीं आयनों का या इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का एक दिशीय प्रभाव हो रहा है। तो इन इलेक्ट्रॉनों का, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का या मुक्त आयनों का एक दिशा में बहना ही विद्युत धारा है, और कुछ नहीं है विद्युत धारा। फिजिक्स में जब हम विद्युत वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उनमें ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, अच्छे से डील की जाती हैं, ठीक है, तो उनको बताया जाता, तो ये आप बात जान लें, ठीक है। चलें अच्छा, तो मुक्त आवेश वाहकों की उपस्थिति होनी चाहिए। तो विद्युत धारा वास्तव में आवेश चार्ज का बहना, देखो चार्ज ही तो बह रहा है, इसीलिए पदार्थ के भीतर ऐसे कणों का होना जरूरी है जो आज़ाद घूम सकें और आवेश को एक स्थान से दूसरी जगह ले जा सकें, ठीक है, आवेश को एक स्थान से दूसरी स्थान ले जा सके, वो भी एक दिशा में जाने चाहिए, ठीक है। अब वो कौन कौन से आवेश वाहक हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में हो सकते हैं या वो मुक्त आयनों के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ में आवेश वाहकों के रूप में या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो,
मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ई नेगेटिव हो, और आयन का मतलब कैटायन हो। ऐसे आयन हो जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हो, या ऐसे आयन हो जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हो। तो किसी भी पदार्थ में या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या ये मुक्त आयन हो, इन दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, तो एक कंडीशन ये फुलफिल हो जाएगी। और दूसरी जो कंडीशन बताई हमने कि इनको एक दिशा में ले जाने के लिए बाहर से लगने वाला वैद्युत बल, भाई इनको धक्का लगाए, इनको लेके जाए आगे तक, जो है कि इस दिशा में भागो तुम जाओ, करंट प्रवाह हो, तो कोई बल तो होना चाहिए। तो उस बल के लिए बाहर से हम वैद्युत बल लगाएंगे, तो तब ये जो है एक दिशा में जाएंगे, तो हम कहेंगे विद्युत धारा बह रही। ठीक है, चलिए अच्छा देखें, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी ठोस पदार्थ हैं, जैसे जैसे धातुएं एवं उनके द्वारा जो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, में परमाणुओं के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तो सभी धातुएं विद्युत धारा की कैसी होती हैं? चालक होती हैं। ठीक है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण वो विद्युत धारा की चालक होती हैं। मुक्त आयनों की बात करें, फ्री आयंस, ध्रुवों या जलीय विलयन जैसे नमक का पानी में पदार्थ का धनायन Na+ और ऋणायन Cl- में टूट जाता है, जो बहने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो मुक्त आवेश भाग होने चाहिए। मुक्त आवेश भाग कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, या तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में होंगे, या वो मुक्त धनायनों या ऋणायनों के रूप में होंगे, आयनों के रूप में होंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए। ठीक है, तो वो पदार्थ क्या होगा? मतलब विद्युत धारा का चालक होगा। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन ये भी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक, चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं और इसमें दूसरी कंडीशन देखें। दूसरी कंडीशन है विभवांतर का होना, प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसी लाइन को हमने कहा है कि बाहर से लगने वाला एक बाहरी वैद्युत बल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको एक हेडिंग, मतलब इस हेडिंग को शुरू में भी लिखा जा सकता है, बाहरी वैद्युत बल। देखो, सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन होना ही काफी नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो, बस हमने कह दिया कि हाँ ये पदार्थ जो है विद्युत धारा का चालक होगा, यही जरूरी नहीं है। क्या करें, वे पदार्थ के अंदर बिना किसी दिशा के इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर होते भी हैं तो वे पदार्थ के अंदर बिना किसी दिशा के इधर उधर रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। हमने क्या कहा, ये एक दिशा में जाएं, तभी हम कहेंगे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अतः उन्हें निश्चित दिशा में दौड़ाने के लिए बाहरी बल या ऊर्जा सोर्स जैसे बैटरी या सेल की जरूरत पड़ती है। जब ये बाहरी बैटरी या सेल लगेगा तो तभी इनको बाहरी बल मिलेगा। उसी बाहरी बल के रिस्पॉन्स में अगेंस्ट में ये क्या करेंगे, एक दिशा में गति करने लगेंगे। हम कहेंगे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी कि बिजली आ रही है, करंट बह रहा है। ठीक, तो ये दोनों कंडीशनें फुलफिल हमारी होनी चाहिए। देखो, जब पदार्थ के दोनों सिरों के बीच विभवांतर वोल्टेज लगाया जाता है, तभी सारे मुक्त आवेश एक निश्चित दिशा में बहने लगते हैं। उसमें क्या होने लगता है? करंट बनता है, यानी विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक, जैसे ये सेल देखो बना हुआ है, सेल का ये नेगेटिव वाला पॉइंट है, ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको कैथोड कहते हैं और इसको एनोड कहते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे आयन इसमें भरे हुए हैं, वैद्युत अपघट्ट का विलयन भरा जाता है, तो जो माइनस वाले होंगे आयन वो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, और जो प्लस वाले होंगे वो जाएंगे नेगेटिव की तरफ। तब वो जो है सब एक तरफ एक दिशा में भागने लगेंगे, वो इस दिशा में भागने लगेंगे। बस यही विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। ठीक है, तो ये है, तो मुक्त आवेशों की एक निश्चित दिशा में गति ही क्या है? विद्युत धारा है। मुक्त आयनों की एक निश्चित दिशा में गति ही विद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन धातु में होते हैं और आयन विलयन में होते हैं। ठीक, तो ये हमारी 2 कंडीशनें हो गई जो किसी भी पदार्थ को चालक बनाती हैं। ठीक, कौन कौन सी? पहला, उसमें मुक्त आवेश भागों की उपस्थिति होनी चाहिए, और दूसरा बाहर से लगने वाला भारी वैद्युत बल, जो उन आयनों को या इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में गति दे सके, एक निश्चित दिशा में प्रवाह करा सके। ठीक, अच्छा, अब हम पढ़ने चल रहे हैं कि वैद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं। चालक कोई वैद्युत चालक कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? कि उनमें आवेश भाग के रूप में कौन है, उनमें आवेश भाग के रूप में कौन है, मतलब कौन है कि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है या मुक्त आयन है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उनको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक चालक। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक चालक कहेंगे। और अगर मुक्त आयनों की उपस्थिति की वजह से वह चालक है तो उसको कह देंगे आयनिक चालक। आई बात समझ में? तो 2 प्रकार के वैद्युत चालक या चालकों को हम पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक चालक और एक आयनिक चालक। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक चालक जो होते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक चालकों का उदाहरण है, क्योंकि सभी धातुएं विद्युत धारा की चालक इसीलिए हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक चालकों को हम धात्विक चालक भी कहते हैं। आयनिक चालकों को वैद्युत अपघटनीय चालक भी कहते हैं, वैद्युत अपघट्य भी चालक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वैद्युत अपघट्य मतलब एक प्रकार का रसायन, जब उसको जल में या किसी अन्य विलयन में घोला जाएगा तो वो आयनों में टूट जाएगा, मुक्त आयन उपलब्ध हो जाएंगे, विद्युत धारा बहने लगेगी। ठीक, चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ें। देखें वैद्युत चालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। देखो दो प्रकार के होते हैं, जैसा हमने बताया आवेश भाग की प्रकृति के आधार पर, जैसा हमने बताया कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से चालकता है या मुक्त आयनों की वजह से, इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, इट इज और टू टाइप। देखो पहला हम पढ़ेंगे धात्विक चालक, जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। देखें वे ठोस पदार्थ जिनमें से वैद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन की प्रवाहित होती है, धात्विक चालक कहलाते हैं। बहुत बढ़िया परिभाषा यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। जनरली जो इनका नाम दिया गया है, अगर नाम के आधार पर परिभाषित करेंगे तो ऐसे कहेंगे कि वे वैद्युत चालक जिनमें चालकता जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। इनको धात्विक चालक इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी धातुएं जो है विद्युत धारा की चालक होती हैं, और मतलब चालक इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक चालकों को हम क्या कहते हैं? धात्विक चालक भी कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा थोड़ी रासायनिक नजरिए से दे रखी है, रासायनिक परिवर्तन के आधार पे। ठीक है, इसको भी समझा देंगे, ये भी समझ में आ जाएगी, कोई पैसा नहीं है इसमें। ठीक है, अभी समझा देंगे। देखो वे ठोस पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती, मतलब इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। जो धात्विक चालक होंगे उनमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, और जो हम दूसरे टाइप का अभी पढ़ने चलेंगे आयनिक चालक, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा आगे हम बताएंगे अभी। ठीक है, अभी केवल इतना जाने कि वे ठोस पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है, धात्विक चालक कहलाते हैं। उदाहरण कौन कौन से? सभी धातुएं, ऑल मेटल्स, और मिश्र धातुएं, एलॉयस क्या है? धात्विक चालकों के ही उदाहरण है। ठीक, धात्विक चालकों का यह गुण उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है, इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चालक इनको क्यों कहा गया? क्योंकि उनमें आवेश भाग के रूप में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक, उदाहरण सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम, जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, ये सब क्या है? सब धात्विक चालकों के उदाहरण हैं। दे ऑल आर मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नोट करके हमने एक बात दे रखी है कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हालांकि एक अधातु है, ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है, लेकिन ये विद्युत एवं ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक है। अच्छा, ये बात तो हाई स्कूल में ही मतलब बता दी जाती है, जब हम धातु या धातु वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं धातु अधातु मंत्र में, तो हम कहते हैं कि धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा कुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धातुएं जो है विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं, इसीलिए वो अचालक होती हैं, कुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेफाइट है ये है अधातु, लेकिन धातुओं की तरह ये विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे, नोट करके ये बात पूछी जाती है। ग्रेफाइट को देखा है पेंसिल में जो आगे का, जिससे पेंसिल के जो बीच में जो जिससे हम लिखते हैं, पेंसिल की जो नुकीली जो अंदर वाली होती है, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रेफाइट। अच्छा, एक होता है ग्रेनाइट, एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेनाइट पत्थर होता है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। जो ग्रेफाइट यहाँ पे लिखा गया है वो कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, और वो पेंसिल में लगाया जाता है। पेंसिल में जो पेंसिल से हम लिखते हैं, जिससे लिखावट आती है पेंसिल, वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का कैसा है? सुचालक है, और उसके चारों तरफ जो लकड़ी लिपटी हुई है पेंसिल चारों तरफ, वो है कुचालक। है वो समझ? तो उसी ग्रेफाइट की बात की गई। ठीक, अब इसमें ग्रेफाइट एक अधातु है, और परंतु इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस कारण यह भी विद्युत का चालक होता है। होता क्या है? कार्बन का अपरूप होता है,
और इसमें जो है क्या होता है, कार्बन इस तरीके से बॉन्डिंग में होता है, ठीक है, इस तरीके से बॉन्डिंग पैटर्न में रहता है, नहीं रुक जाओ, इस तरीके से होता है। और कार्बन का यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है। कार्बन की बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड बना लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है फ्री अवस्था में। और ग्रेफाइट में ऐसे तो हजारों लाखों की संख्या में ऐसे कार्बन है, तो ऐसे हजारों लाखों की संख्या में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो बस इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक, चलिए, अच्छा, तो ये हमारे हो गए धात्विक चालक। देखो इनमें यहाँ पे चित्र के द्वारा समझाया गया धात्विक चालकों में धारा प्रवाह। देखो ये सब निगेटिव दिखाए गए। निगेटिव कौन, निगेटिव का मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सब एक दिशा में भागने लगे, बस यही विद्युत धारा का प्रवाह है। धात्विक चालक के उदाहरण दे रखे हैं, सोना है, चांदी है, कॉपर है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, जितनी भी धातु हैं, दे ऑल आर मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक, धात्विक चालक धारा प्रवाहित क्यों करते हैं भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। धात्विक चालकों में बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसीलिए इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, विद्युत धारा के चालक होते हैं। चलें, अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त और बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये। चलिए दूसरा टाइप देखते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक, या इनको आयनिक चालकों के नाम से भी हम जानते हैं। देखो भाई, आयनिक चालक, आयनिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स देखो क्या होते हैं, वे पदार्थ या रसायन जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह अपनी गलित अवस्था में, किस अवस्था में, गलित अवस्था में, गलित अवस्था मतलब अपनी पिघली हुई अवस्था में, अपनी द्रव अवस्था में, या फिर जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप प्राप्त हुए आयनों के द्वारा होता है, कौमा वैद्युत अपघटनी चालक या वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। है वो समझ, बहुत एक नंबर की परिभाषा यहाँ पे दे रखी है, बहुत अच्छे से यहाँ पे हमने टाइप करवाया है। ठीक है, इस परिभाषा में सब कुछ कह दिया गया है। ठीक है, अदरवाइज जो है मतलब 1-2 परिभाषा और भी बन सकती हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन एक ही परिभाषा में सब बहुत सारी चीजें हमने शामिल कर दी हैं। फिर देखें, कह रहे हैं कि वे पदार्थ या रसायन जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह अपनी गलित अवस्था में, अपनी गलित अवस्था मतलब अपनी पिघली हुई अवस्था में करेंगे, अपनी द्रव अवस्था में करेंगे, ठोस अवस्था में नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर अपने जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप प्राप्त हुए आयनों के द्वारा होती है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। इससे पहले हमने बताया था धात्विक चालक, उसमें हमने बताया था किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो पदार्थ होंगे, जो रसायन होंगे, वो अपनी जब गलित अवस्था में होंगे या जब उनको जल में घोला जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में उनका आयनीकरण हो जाएगा, उनका आयोनाइजेशन हो जाएगा। जैसे मान के चले नमक, नमक जो कंकड़ी वाला नमक होता है, ढेले वाला नमक या पिसा हुआ नमक, वो क्या होता है, NaCl, तो ये अपनी ठोस अवस्था में है। ठीक, अब इसी को हम ले जाके जल में घोल दें, किसमें ले जाके घोल दें, जल में ले जाके घोल दें, तो ये Na+ Cl- आयनों में टूट जाएगा। तो देखो यहाँ पे जल में घोलने पर ये क्या होगा, इसका आयोनाइजेशन हो गया। आयोनाइजेशन होने के फलस्वरूप इसमें मुक्त आयन आ गए, मुक्त आयनों की उपस्थिति की वजह से ये विद्युत धारा का क्या हो गया, चालक हो गया। इसमें ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, इसमें क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन धातुओं में रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं कोई धातु है, लोहा है, उसको पानी में डाल दिया, पानी में घोल रहे हैं, तभी वो विद्युत धारा की चालक है। सामान्य अवस्था में भी है, ठीक है, और पानी में डाल दो तब भी है। लेकिन जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, इस तरीके के चालक होते हैं, वो तभी मतलब चालक की तरह कार्य करते हैं जब वो या तो अपनी पिघली हुई अवस्था में हो, या उनका जलीय विलयन बना लो, या किसी अन्य मतलब जो विलायक में बना लो। क्यों, क्योंकि पिघली हुई अवस्था या जलीय अवस्था में ही उनमें क्या उपस्थित होंगे, मुक्त आयन उपस्थित होंगे। ठोस अवस्था में उनमें मुक्त आयन उपस्थित नहीं होंगे, इसीलिए वो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक की तरह काम करेंगे। नमक का आप कंकड़ी ले लीजिए हाथ में, उसमें आप ऐसे करंट विद्युत का खुला हुआ तार लगाइए, सूखी नमक की कंकड़ी है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। उसी नमक के कंकड़ी को पानी में घोल दीजिए, उसमें तार डालिए, उसमें हाथ डालिए, देखिए करंट लगेगा। ठीक, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तो यही कारण है। ठीक, अच्छा, इनको आयनिक चालक क्यों कहते हैं, पता ही लग गया होगा, क्योंकि इन चालकों की जो चालकता होती है वो मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, इसीलिए इनको आयनिक चालक कहते हैं। ठीक,
अच्छा, वैद्युत अपघटनी चालक क्यों कहते हैं? ठीक। अच्छा, इस प्रकार के जो चालक होते हैं वो ज्यादातर रासायनिक यौगिकों के द्वारा, जैसे अम्लों के द्वारा, क्षारों के द्वारा, लवणों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जितने भी अम्ल हैं, जितने भी क्षार हैं, जितने भी लवण हैं, उन सभी का जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात बताना चाहेंगे कि अपघट्य क्या होता है? अपघट्य देखो यहाँ पे लिखा है अपघट्य। अपघट्य का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलें, अभी हमने उदाहरण लिया था NaCl, अब यहाँ हम उदाहरण ले रहे हैं HCl। ठीक है, HCl एक अपघट्य है, HCl एक अपघट्य है। ठीक है, हालांकि ये अम्ल है एक, ठीक है, अम्ल में भी एक प्रबल अम्ल है और ये है अपघट्य। क्यों? क्योंकि अपघट्य इसलिए है क्योंकि जैसे ही इसको ले जाके हम पानी में या अन्य किसी द्रवीय विलायक में घोलेंगे, इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, इसका आयनीकरण हो जाएगा, ये अपने आयनों में टूट जाएगा, धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में। तो जो यौगिक जल अथवा किसी अन्य विलायक में घोले जाने पर अपने आयनों में टूट जाए, उसको कहते हैं अपघट्य। क्या कहते हैं? अपघट्य। अब चूंकि इन अपघट्यों का जो विलयन बनेगा वो विद्युत का कैसा होगा? चालक होगा, इसीलिए इनके नाम के आगे क्या लगा देते हैं? वैद्युत लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वैद्युत। तभी देखो लगा है वैद्युत अपघट्य। ये बात ध्यान रखना, ये बेसिक जानकारी है, आगे भी काम आएगी कि वैद्युत अपघट्य को वैद्युत अपघट्य क्यों कहा। ये बात किताबों में नहीं मिलेगी, ठीक है, हम बता रहे हैं। तो वैद्युत अपघट्य को वैद्युत अपघट्य क्यों कहा, तो जो हमने जिसलिए कहा वो हमने बता दिया। ठीक, ध्यान से सुन लें, अगर भूल रहे हैं, अगर भूला की बीमारी है, भूल जाते हैं, चीजों को याद नहीं रख पाते हैं बच्चे, हमने देखा, तो फिर सुन के जो है लेक्चर को पॉज करके जो है बात को ध्यान से सुन लें, वही बात नोट करके लिख लें। ठीक है, तो बाई चांस जब भूलें तो पढ़ लेंगे। ठीक, चलें। अच्छा, अब आगे आते हैं। तो ये हो गए वैद्युत अपघटनी चालक या वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। चूंकि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, इसीलिए इन्हें आयनिक चालक भी कहा जाता है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? आयनिक चालक कहते हैं। आयनिक चालक के कहने का कारण यही है। नोट देखो, आयनिक चालक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लिख रखी है, जो जैसा कि हमने बताया कि आयनिक चालक अपनी ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि आयनिक चालक अपनी ठोस अवस्था में सदैव कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। नमक को उदाहरण के ले लें, नमक की एक कंकड़ी ले लें, सूखी कंकड़ी, तो वो ठोस अवस्था में अपनी कैसी है? कुचालक है, क्योंकि इस अवस्था में इनमें मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे ही आप उस नमक की कंकड़ी को जल में ले जाके घोलेंगे, उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, मुक्त आयन उपस्थित हो जाएंगे। मुक्त आयन उपस्थित हो जाएंगे, बाहर से हम लगाएंगे उसमें करंट, विद्युत बल प्रवाहित करेंगे, तार छोड़ देंगे, बस आयन बहने लगेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो जो नमक का पानी होगा, जो नमक का जो सोल्यूशन होगा, वो विद्युत धारा का सुचालक होगा, लेकिन नमक की जो कंकड़ी होगी वो विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य लिखें, अवश्य इसको ध्यान रखें। उदाहरण देख लें, सभी अम्ल, सभी क्षार तथा सभी लवण वैद्युत अपघट्यों के ही क्या है? उदाहरण है। धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक में जितनी भी धातुएं आती हैं, जितनी भी धातुएं उनके द्वारा बनाई गई मिश्र धातुएं, वो सब उसमें आ गए, उनको अलग कर दो। अब जब हम वैद्युत अपघटनी चालकों या आयनिक चालक की बात करते हैं, तो जितने भी अम्ल हैं, चाहे वो प्रबल अम्ल हो चाहे दुर्बल अम्ल हो, जितने भी क्षार हों, चाहे वो प्रबल क्षार हो चाहे दुर्बल क्षार हो, जितने भी लवण हो, ये सब वैद्युत अपघटनी चालक हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बात बताएंगे कि यहाँ से जब केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर आगे हम बढ़ाएंगे, इसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इन्हीं चालकों की बात की जाएगी। ठीक है, धात्विक चालकों को हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में चैप्टर है विद्युत वाला, फिजिक्स में विद्युत वाला जो चैप्टर है, तो वहाँ पे हम धात्विक चालकों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो भी हम धातुओं के प्रवाह का अध्ययन जो करते हैं वो धातुओं में कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सभी अम्लों क्षारों लवणों पढ़ देते हैं। अम्ल क्षार लवण किस में पढ़े जाते हैं? केमिस्ट्री में। तो इसीलिए जो भी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कोलराउस का नियम है, मोलर चालकता है, तुल्यांकी चालकता है, ठीक है, सीमांत मोलर चालकता है, सीमांत तुल्यांकी चालकता है, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, तो ये सब किसके लिए पढ़ेंगे? इन्हीं के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, उनको अब हमने पढ़ के थोड़ा छोड़ दिया, फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ना तो फिजिक्स में वो भी पढ़ने को मिलेंगे। ठीक, हालांकि उनकी भी थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़े। तो दो प्रकार के चालक हो गए। अब देखो, वैद्युत अपघट्य या आयनिक चालकों के प्रकार। वैद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखो,
जलीय विलयन में वियोजन या आयनन की मात्रा के आधार पर आयनिक चालक दो प्रकार के होते हैं। कि जलीय विलयन में जब हम किसी वैद्युत अपघट्ट को घोल रहे हैं, वैद्युत अपघट्ट समझ गए ना, वैद्युत अपघट्ट को घोल रहे हैं तो उनका वियोजन या उनके आयनन की मात्रा कम है या ज़्यादा है। अगर वो आसानी से, तीव्रता से, जल्दी से, ठीक है, और लगभग पूर्णतः आयोनाइज्ड हो रहे हैं, पूर्णतः टूट रहे हैं आयनों में, जैसे 100 हमने HCl के अणु घोले और वो 100 हमारे जो है H+ और Cl- में टूट गए, तो हम कहेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। और अगर वो पूर्ण रूप से नहीं टूट रहे हैं, लगभग 100 में से 70 टूट रहे हैं, 75 टूट रहे हैं, 80 टूट रहे हैं, ठीक, तो उनको कहेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। बस इसी आधार पे दो प्रकार के हैं और कुछ नहीं है। चलें, अच्छा भाई हमने यहाँ लिखा, अच्छे समझ लें। देखो तो ये दो प्रकार के हो गए। प्रबल वैद्युत अपघट्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वे आयनिक चालक जो जल अथवा किसी अन्य ध्रुवीय विलायक में घोले जाने पर पूर्णतः वियोजित यानी कि आयनित हो जाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक, जैसे हमने 100 घोले तो उसमें लगभग 90-95 जो है मतलब टूट गए। 100% तो कोई नहीं होता, आइडियल तो होगा ही नहीं कोई, ठीक है, तो लगभग 90+ मान के हम चलते हैं, तो वो आयनित हो जाएंगे आसानी से पूर्णतः। ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? सभी प्रबल अम्ल, सभी प्रबल क्षार और सभी लवण। बस बात खत्म, इसमें कुछ याद करने भाई नहीं, समझने वाली चीजें। जितने भी प्रबल अम्ल होंगे, जैसे HCl है, H2SO4 है, ठीक है, HNO3, ये सब प्रबल अम्ल हैं। सभी प्रबल क्षार जैसे NaOH है, KOH है, ठीक, कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटाश है, ये सब आएंगे। इसके अलावा सभी लवण, NaCl, KCl, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट, ये सब प्रबल वैद्युत अपघट्ट के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जब इनको जल में घोला जाता है तो ये आसानी से और लगभग पूर्णतः जो है इनका आयोनाइजेशन हो जाता है, अपने धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, ये यहाँ पे देखो उदाहरण दे रखा है, ठीक है, ये धनायन और मतलब ऋणायन देंगे। आयनन की प्रक्रिया है, आयनों के बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में आयन, जैसे हमने यहाँ पे NaCl ले लिया ठोस, इसको जल में घोला, जलीय विलयन बना तो लगभग ये टूट गए Na+ और Cl- आयनों में। सभी प्रबल अम्ल, सभी प्रबल क्षार और सभी लवण प्रबल वैद्युत अपघट्टों के ही क्या है? उदाहरण है। ठीक, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट लेने उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखें, इसी प्रकार दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, एक को समझ लें सही से, जस्ट उसका अपोजिट कर दें। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट वे वैद्युत अपघट्ट जो जल अथवा किसी अन्य ध्रुवीय विलायक में घोले जाने पर बहुत कम या आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। कंप्लीटली नहीं होंगे, इनका कम आयोनाइजेशन होता है लेकिन कम होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है। इसके अंतर्गत उल्टा कर दो, वहां हमने सभी प्रबल अम्ल, सभी प्रबल क्षार करे थे, यहाँ सभी दुर्बल अम्ल और सभी दुर्बल क्षार कर दें। ठीक है, लवण हटा दें, लवण सब उसी में रखे गए। सभी दुर्बल अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, ठीक है, इसको विनेगर कहते हैं सिरका वाला, तो ये इसमें आ गया। इसके अलावा कार्बोनिक अम्ल, ठीक, दुर्बल अम्ल हैं। सभी दुर्बल क्षार में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब दुर्बल क्षार आते हैं, तो इनका आसानी से वियोजन नहीं होता है। ठीक, ये सब उदाहरण दे रखे हैं, तो ये बहुत सरल है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलें। अच्छा, आगे बढ़े। अब हम जानेंगे धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। भाई, वैद्युत चालक या चालक दो प्रकार के पढ़ लिए, एक धात्विक चालक और एक वैद्युत अपघटनी चालक, या इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक, इनको आयनिक चालक कहते हैं। अब इनमें अंतर कर लें। अगर उन दोनों को हमने सही से पढ़ लिया, समझ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे, एकदम हलवा हो जाएंगे, बिना देखे ही हम बता लेंगे। ठीक है, चले आइए देखते हैं, बहुत सरल। देखो, धात्विक चालक में चालकता किस कारण होती है ये बताएं। तो धात्विक चालकों में चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। आयनिक चालकों में किस कारण होती है? वैद्युत अपघटनी चालकों में चालकता मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। तो पहला पॉइंट देखो, यही लिखा है कि धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। इसमें देखें, वैद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक, तो इनमें आवेश भाग के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनमें आवेश भाग के रूप में मुक्त आयन है, धनावेश और ऋणावेश वाले आयन है। ठीक, अच्छा, ये
जो धात्विक चालक होते हैं ये अपनी ठोस तथा द्रव दोनों ही अवस्था में विद्युत धारा के कैसे होते हैं, चालक होते हैं। कैसे होते हैं, चालक। अच्छा, ये सभी कैसे हैं, धात्विक चालक सभी क्या है, धातुएं। और धातुएं जानते ही हैं, हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि धातुएं पदार्थ की दो ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं, एक ठोस अवस्था में और एक द्रव अवस्था में। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो पदार्थ की सामान्य टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं, लेकिन एकमात्र एक ऐसी धातु है जो सामान्य टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कौन सी धातु है बताएं। इस धातु का नाम है मरकरी यानी कि Hg, जिसको हम पारा भी कहते हैं। पहले जो थर्मामीटर आते थे, अब भी आते हैं, लेकिन अब तो डिजिटल थर्मामीटर आ रहे हैं तो उनमें पारा भरी रहती थी। तो वो एकमात्र ऐसी धातु है जो पदार्थ की द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर जो धातुएं हैं वो पदार्थ की ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं। प्रत्येक धातु का एक गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट। जब उसको गलनांक पे गर्म किया जाता है तो पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाती है, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, तो धातु कोई भी हो, चाहे वो अपनी ठोस अवस्था में हो या द्रव अवस्था में हो, सदैव जो है विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक ही होगी। ठीक, अच्छा ये कब होंगी, ये तो बता ही दिया है कि वैद्युत अपघटनी चालक सदैव अपनी पिघली हुई अवस्था, गलित अवस्था या किसी जलीय विलयन में ही चालकता को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में ही इनमें मुक्त आयन उपस्थित होंगे। ठोस अवस्था में इनमें आयन उपस्थित नहीं होंगे, इसीलिए ठोस अवस्था में ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, बहुत सरल, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, तीसरा पॉइंट देखें, इनमें विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, धात्विक चालकों में जिस समय विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल चेंजेस, किसी प्रकार के कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं। इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसे होता है, क्यों, क्योंकि भैया इनमें आयनीकरण हो जाता है। इनमें क्या हो जाता है, आयनीकरण, आयनों में टूट जाते हैं ना। भाई नमक जो था NaCl कंकड़ी के रूप में था, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं, जैसे जल में घोला आयनीकरण हो गया। तो किसी यौगिक का अपने आयनों में टूटना भी तो एक रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। और इनमें नहीं होता, इनमें थोड़ी ना आयन टूटते हैं, धातु जिस रूप में उसी रूप में रहती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, और इसी आधार पर परिभाषा भी लिखी गई। ठीक है, चलें अच्छा अगला पॉइंट देखें। इनमें क्या होता है, इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं उनमें द्रव्यमान का एक स्थान से दूसरे स्थान गमन नहीं होता है, क्योंकि इनमें गमन होता है इलेक्ट्रॉनों का, और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम माना गया है, इसलिए जो हम मानते हैं कि स्थानांतरण होता ही नहीं है। अच्छा, इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है कैसे, जैसे मान के चलो नमक का घोल है, तो इसमें Na+ होगा, Cl- होगा, यानी कि कैटायन होंगे, एनायन होंगे, मुक्त आयन होंगे। तो ये जो होंगे प्लस वाले Na+ वो भाजेगा जो है माइनस वाले की तरफ, कैथोड की तरफ भाजेगा। तो ये पूरा द्रव्यमान लेके जा रहा है ना भाई। सोडियम का एक जो है चार्ज एटम है, तो इसका अपना एटॉमिक मास होगा, तो द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। इधर क्लोरीन का एटम है, इसका एक तरफ स्थानांतरण होगा। इसका द्रव्यमान जानते हैं 35.5 होता है, इसका 23 के समथिंग होता है, 23 ही होता है, 23.5 या 23 ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्थानांतरण होगा। ठीक, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। अगला देखें, कम प्रतिरोधकता होने के कारण उत्तम चालक होते हैं। अच्छा, जो धात्विक चालक होते हैं ये कम प्रतिरोधी होते हैं। क्या होते हैं, कम प्रतिरोधी। प्रतिरोधकता को ऐसे समझे जैसे विद्युत धारा रास्ते में मतलब जा रही है, तो उसके रास्ते में मार्ग में आने वाली जो रुकावटें हैं उनको कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। फिजिक्स में विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि इसमें भी हमें पढ़ना पड़ेगा, इसको हम पढ़ाएंगे आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में, अगली क्लास में। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से। तो कम प्रतिरोधी होने के कारण उत्तम चालक होते हैं। अच्छा, ये अधिक प्रतिरोधी होते हैं। अधिक प्रतिरोधी इसलिए होते हैं, इनमें प्रतिरोधकता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये अपनी मतलब जो है पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन में, जलीय विलयन में जो आयंस होंगे या जिस विलायक में इनको घोला गया है
उनके अणु स्वतंत्र रूप से ब्राउनियन गति मूवमेंट कर रहे होंगे। अब जैसे विद्युत धारा यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से सीधी जा रही है, तो उतने में कोई चीज जो है विलायक का अणु आके उससे टकराया गया, फिर वहां से गई, फिर यहाँ से आगे कोई टकरा गया, फिर नेक आगे बढ़ी, फिर पीछे से आगे कोई टकरा गया, कोई आगे से आगे टकरा गया। तो ये सब क्या है? रुकावटें। ये सब क्या है? रुकावटें हैं। तो इनमें ज्यादा प्रतिरोधकता है, ज्यादा प्रतिरोधकता है तो ये अच्छे चालक नहीं है, ठीक है। इनमें कम चालकत्व है। अच्छा, इनमें कम प्रतिरोधकता है, क्यों? क्योंकि ये ठोस अवस्था में है, क्योंकि ये ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में अणु जो होते हैं अपनी जगह फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ठोस अवस्था में अणु जो होते हैं पदार्थ के जगह फिक्स रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे अणु लगे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो अणुओं के बीच बीच में जो स्पेस होगा वहां से विद्युत धारा सीधी गुजरती हुई चली जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन सीधे गुजरते हुए चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ये कम प्रतिरोधी होंगे। इसीलिए जो है ये उत्तम चालक होते हैं, इसीलिए ये उत्तम चालक होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? ये कम प्रतिरोधी क्यों है, ये अधिक प्रतिरोधी क्यों है? ये बातें तो किताबों में भी मिल जाएंगी, लेकिन इनको डिकोड करने वाला एक क्या है? अध्यापक, एक टीचर होना चाहिए जो इन बातों को सही से समझा सके। वो हमने बता दिया है, ठीक है। अगर भूल जाओ तो अपने लिख लेना, जो बात बाकी जो क्यों होता है हमने बता ही दिया है। ये ठोस अवस्था होने के कारण, ये द्रव अवस्था होने के कारण, ठीक है। अच्छा, अगला है ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। जब इनमें तापमान बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो इनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर अणुओं में कंपन होने लगता है। क्या होने लगता है? कंपन होने लगता है, एसिलेशन होने लगता है, ठीक है। कैसे होने लगता है? जैसे यहाँ पर कोई अणु है, ठीक है, अब ये अणु है, अब जब इसको हम टेम्परेचर देंगे तो ये इधर उधर क्या करने लगेगा? इसमें गति होने लगेगी, इसमें कंपन होने लगेगा, सामा समझे वाइब्रेशन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का कोई पुंज गुजरा, विद्युत धारा गुजरी, तो ये इलेक्ट्रॉनों के उन पुंज से टकरा सकता है और उनके रास्ते में प्रतिरोध उत्पन्न कर देगा। तो इस वजह से क्या होगा? तापमान बढ़ने पर इनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ठीक है। यही कारण है कि गर्मियों के दिनों में इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन कराएंगे, इसी से रिलेटेड है। यही कारण है कि गर्मियों के दिनों में विद्युत धारा के जो तार होते हैं वो आसानी से गर्म हो जाते हैं, उनमें आग लग जाती है। भाई गर्मियों के दिनों में यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, सड़क पे लगे हुए हैं, रोड पर, उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है लगातार, गर्मी, हाई टेम्परेचर है, ऊपर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तापमान बढ़ गया, प्रतिरोधकता घट गई, उनमें लग गई आग और विद्युत धारा का प्रवाह रुक गया, ठीक। तो यही कारण है। अच्छा, इनका समझे, इनमें ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है। क्या होती है? घटती है। क्यों घटती है? वो घटती इसलिए क्योंकि तापमान बढ़ने पर इनमें आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जब बढ़ जाएगी तो वो तेजी से भागने लगेंगे, तो प्रतिरोधकता जितनी नहीं बढ़ेगी उससे ज्यादा उनके भागने की स्पीड बढ़ जाएगी। तो प्रतिरोधकता उनके जो बढ़ी हुई इनकी जो गति होगी वो इस प्रतिरोधकता के आगे नील हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रतिरोधकता घटती है। हालांकि सेम कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल, यहाँ पे भी कंपन होता है, यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी अणु तो वही हैं, दूसरे टाइप के होंगे, दूसरे पदार्थ के होंगे, लेकिन अणुओं की विशेषताएं तो वही होंगी। तो जब गर्म करेंगे तो कंपन यहाँ पर भी होगा, लेकिन वो कंपन इतना नहीं होगा। उससे फायदा ये भी होगा कि आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो फिर वो आयन तेजी से भागने लगेंगे, प्रतिरोधकता उनको रोक नहीं पाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं घटती है, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए? धात्विक चालक तथा वैद्युत मतलब अपघटनी चालकों में अंतर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। धात्विक चालकों तथा मतलब अधात्विक चालक इनको कहते हैं, नाम ध्यान आ गया। ये धात्विक हो गए तो ये अधात्विक कह सकते हैं इनको, ठीक। ये धात्विक हैं, ये वैद्युत अपघटनी है, ये इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये आयनिक हैं। तो कई नाम इनके हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान ना रहे तो लिख लें। कभी कभार ऐसे ही पूछ देते हैं कि धात्विक चालक और अधात्विक चालकों से आप क्या समझते हैं? बच्चा कहता है ये तो हमें अधात्विक चालक बताए नहीं। तो अधात्विक चालक यही है भैया, वैद्युत अपघटनी चालकों को ही अधात्विक चालक कह देते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट लेने, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन है वही वाले हमारे आज की क्लास में इतना ही पढ़ना था, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल का लेक्चर रखते हैं। देखो भाई क्या कह रहे हैं, शुद्ध जल यानी कि डिस्टिलेटेड वाटर जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? नॉन कंडक्टर होता है, फिर भी गीले हाथों से बिजली का स्विच होने पर करंट क्यों लग जाता है?
शुद्ध जल तो जो है विद्युत धारा का कुचालक है, ये बात सही है, लेकिन गीले हाथों से अगर हम कोई स्विच छू लें तो हमको करंट क्यों लगता है? इसका कारण ये है कि वो उस गीले हाथों में केवल पानी ही नहीं है, पानी में अशुद्धियां भी घुली हैं, क्योंकि हमारे हाथों में पसीना है, धूल है, मिट्टी के कण हैं, माइक्रोब्स के कण हैं, ठीक है, पसीना वगैरह है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो अशुद्धियां घुली हुई, और जब अशुद्धियां उसमें घुल जाएंगी तो वो पानी भी विद्युत धारा का चालक हो जाएगा। बस यही बात है। देखें उत्तर, शुद्ध जल में कोई भी खनिज, लवण या अशुद्धि नहीं होती। अगर शुद्ध लवण है जिसके कारण उसमें करंट बहने के लिए मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते हैं, करंट बहने के लिए मुक्त आयनों या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होना अनिवार्य है, अगर ये नहीं होगा तो करंट बहेगा नहीं, ठीक है। अशुद्ध जल में नहीं होते हैं, लेकिन शुद्ध जल में नहीं होते हैं, लेकिन अशुद्ध जल में मुक्त आयन उपलब्ध हो जाते हैं, इसीलिए शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, ये बात ध्यान रखना। देखो, लेकिन जब हमारे हाथ गीले होते हैं तो नल के पानी में मौजूद मिनरल्स, खनिज, या हमारे शरीर के पसीने में मौजूद नमक, लवण उस पानी में घुल जाते हैं। तो जानते हैं हमारा जो पसीना होता है गर्मियों के दिनों में जो स्वेट निकलता है उसमें नमक होता है, NaCl, तो वही नमक ही मिल जाता है, ठीक। यह लवण पानी में घुलकर तुरंत धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, Na+ और Cl- आयनों में। ये मुक्त आयन पानी को एक अच्छा वैद्युत अपघटनी चालक बना देते हैं, ठीक है, कंडक्टर बना देते हैं, जिससे बिजली तेजी से प्रवाहित होती है और हमें करंट लग जाता है, ठीक है। ये उसी का डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है, यहाँ पे समझ लें, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें। ये बात कभी कभार पूछ लेते हैं 1 या 2 नंबर में, ठीक है, 1 या 2 नंबर में पूछ लेते हैं, या कभी कभार जब प्रैक्टिकल होता है, जो एग्जामिनर आते हैं वही पूछ लेते हैं कि ये बताओ कि शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो है अशुद्ध जल या करंट लग जाने पर, मतलब गीले हाथ होते हैं तो हमें करंट क्यों लगता है फिर, तो ये हमें बताना होता है, ठीक। चलें, अच्छा अगला क्वेश्चन देखें कि सूखा नमक, जो हमने बताया सूखा नमक यानी कि ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है। भाई वो तो वैसे ही होगा, क्यों? क्योंकि जो ठोस अवस्था में मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते हैं, ठोस अवस्था में मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे उसको जल में घोलेंगे या किसी अन्य ध्रुवीय विलायक में घोलेंगे मुक्त आयन उपस्थित हो जाएंगे, जैसे बाहर से वैद्युत बल लगाएंगे, सेल लगाएंगे, इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो आप बच्चे समझ पा रहे होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करवा दिया है, तो अब तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखें, लेकिन पानी में घोलने पर यह विद्युत का सुचालक क्यों हो जाता है? ठोस या सूखे नमक में सोडियम आयन Na+ या क्लोराइड आयन मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा आपस में बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था में मुक्त नहीं होते हैं, ठोस अवस्था में NaCl अवस्था में सोडियम और Cl के मध्य प्रबल आयनिक बंध बने, लेकिन जैसे जल में घोलेंगे बंध टूट जाएगा, Na+ अलग, Cl- अलग। अच्छा, ठोस अवस्था में ये आयन अपनी जगह से हिल नहीं सकते, अर्थात इसमें मुक्त आयन भाग उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे ही नमक को पानी में घोला जाता है या इसे पिघलाया जाता है, जल के अणुओं के बीच के मजबूत बंधन को तोड़ देते हैं। बंधन टूटते ही दोनों आयन विलयन में गति करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र मुक्त हो जाते हैं। बस इन मुक्त आयनों की गतिशीलता के कारण ही नमक का घोल विद्युत का सुचालक होता है, ठीक। ये देखो बना हुआ है, ठीक। ठोस नमक है, पानी में इसको घोला, Na+ Cl- टूट गया, मुक्त आयन उपलब्ध हो गए, आवेश भाग उपलब्ध हो गए, आयन गतिशील हो जाते हैं, इसमें लगा दो विद्युत धारा, विद्युत बल लगाओ, विद्युत धारा बहने लगी, विद्युत का सुचालक हो गया, ठीक। चलें, अच्छा आगे देखें। तीसरा देखें, गर्मियों के दिनों में या अत्यधिक गर्म हो जाने पर बिजली के तारों में करंट का प्रवाह धीमा कम क्यों हो जाता है? क्यों? हमने क्या बताया अंतर में, ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। जब प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी तो विद्युत धारा का प्रवाह घट जाएगा, और यही कारण है कि आग भी लग जाती है, ठीक है। देखें, बिजली के तारों जैसे तांबा या एल्यूमीनियम में करंट का प्रवाह उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। जब गर्मियों में बाहर का तापमान बढ़ता है या लगातार बिजली बहने से तार गर्म होता है, तो धातु के अंदर मौजूद परमाणु अपनी जगह पे बहुत तेजी से क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं, एक्सीलरेट होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं। इस कांपते हुए परमाणुओं के कारण रास्ते में भाग रहे इलेक्ट्रॉनों की टक्करें बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? टक्करें बढ़ जाती हैं, जिससे उनके मार्ग में रुकावट पैदा हो जाती है। विज्ञान में इसी रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। जैसे सड़क पे कोई जो है कार जा रही है, ठीक है, तो वो कार को मान ले विद्युत धारा, और सड़क पे पड़ने वाले गड्ढे, सड़क पे पड़ने वाले ब्रेकर्स, सड़क पे लगने वाले जाम, ये सब है रुकावटें, इनको कह दो प्रतिरोध।
तो कार है विद्युत धारा, और ये सब चीज़ें जो बताई हैं प्रतिरोध। ठीक, तो जब ये चीज़ें ज़्यादा होंगी तो इसका प्रभाव रुक जाएगा। ठीक, तो जिससे उनके मार्ग में रुकावट पैदा होती है, विज्ञान में इसी रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। ताप बढ़ने से धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण करंट का प्रवाह धीमा हो जाता है। ठीक, यही सब यहाँ पे लिखा है कि ठंडे तार में कम तापमान, परमाणु कम कंपन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गति अधिक होती है, टक्करें कम होती है, करंट अधिक होता है। गर्म तार में अधिक तापमान, परमाणु बहुत तेजी से कंपन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गति कम हो जाती है, टक्करें अधिक होती है, करंट कम होता है। ठीक, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तापमान बढ़ता है, परमाणुओं का कंपन बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है तो करंट का प्रवाह धीमा हो जाता है, चालकत्व या चालकता घट जाती है। ठीक, तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे देखें भाई क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखें कि जब हम इन्वर्टर या कार की बैटरी में पानी डालते हैं तो साधारण नल का पानी या कुएं का पानी क्यों नहीं डालते हैं। देखा ही होगा कि जैसे हमारी ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, इस बैटरी में हम क्या नहीं करते हैं, इस बैटरी में हम साधारण पानी नहीं डालते हैं जनरली। ठीक है, जो दुकान वाले शॉप वाले होते हैं उनको कहते हैं कि डिस्टिलेटर वाटर लेके आइए और इसको आप इसमें डालिए। तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम नॉर्मल अगर पानी डाल देंगे अपने नलों का, हैंडपंप का या किसी का भी डाल दें घर का जो है, तो उसमें होते हैं मिनरल्स, साल्ट्स होते हैं। वो साल्ट्स क्या करेंगे, हमारे बैटरी के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, इनसे क्रिया कर जाएंगे, क्रिया करके इन इलेक्ट्रोड को खराब करने लगेंगे। खराब करने लगेंगे तो हमारी जो बैटरी है इसकी लाइफ टाइम घट जाएगी, ये जल्दी मतलब जो है वीक हो जाएगी। ठीक है, देखें कार या इन्वर्टर की बैटरी के अंदर रासायनिक अपक्रियाएं बहुत संवेदनशील, सेंसिटिव होती हैं। कैसी होती हैं, संवेदनशील होती हैं। यदि हम उसमें नल या कुएं का पानी, साधारण पानी डालेंगे तो उसमें पहले से मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिज लवण बैटरी के एसिड के साथ अनचाही क्रियाएं करने लगेंगे। बैटरी में जो अम्ल भरा रहता है कौन सा होता है, जानते ही, H2SO4 होता है। H2SO4 आयरन से क्रिया कर जाएगा, अगर आयरन होगा पानी में, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम के साथ क्रिया कर जाएगा, कैल्शियम के साथ क्रिया कर जाएगा। तो ये क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्रियाएं हुई तो इससे लाइफ टाइम घटेगी। इससे बैटरी के इलेक्ट्रोड खराब होने लगते हैं। जो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं प्लस माइनस वाले, जैसे यहाँ पे एक दो इलेक्ट्रोड प्लस वाला लगा है, ये माइनस वाला लगा है, इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन्हीं को आगे डिटेल में समझेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और बैटरी जल्दी डेड हो जाती है, मतलब उसकी लाइफ टाइम घटने लगती है। इसके विपरीत डिस्टिल्ड वाटर में पूरी तरह शुद्ध होता है, उसमें ये आयन होता ही नहीं, डीमिनरलाइज्ड होता है और उनमें कोई अतिरिक्त आयन या अशुद्धि नहीं होती, जिससे बैटरी हमारी सुरक्षित बनी रहती है। ठीक, अच्छा डिस्टिलेटेड वाटर कैसे प्राप्त करते हैं सर, हम ये नहीं जानते डिस्टिलेटेड वाटर। तो देखो पानी लीजिए, पानी को लीजिए आप, उसको गर्म कीजिए, उबालिए, जो उसकी भाप उठेगी वाष्प, उस भाप को आप इकट्ठा कर लीजिए, उस भाप को ठंडा कर लीजिए संघनन की प्रक्रिया द्वारा। उस ठंडे भाप को ठंडा करके जो जल संग्रह किया जाएगा उसी को कहते हैं डिस्टिलेटेड वाटर। दुनिया का सबसे शुद्ध पानी, दुनिया का सबसे शुद्ध पानी होता है डिस्टिलेटेड वाटर, जो भाप वाला पानी होता है, क्योंकि उसमें शुद्ध पानी ही पानी होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको डिस्टिलेटेड वाटर प्राप्त होता है, तो इसी को डाला जाता है। डिस्टिलेटेड वाटर शुद्ध और सुरक्षित होगा। नल का पानी, कुएं का पानी डालेंगे तो उसमें खनिज लवण अशुद्धियाँ मिली होंगी, इसको नहीं डालना चाहिए। ठीक, इसमें कोई खनिज लवण नहीं होगा, कोई अतिरिक्त आयन नहीं होगा, कोई अशुद्धि नहीं होगी। बैटरी सुरक्षित और अधिक टिकाऊ रहती है, उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है। कोई बैटरी अगर 2 साल चलने वाली होगी, अगर इसमें ये प्रॉपर पानी डालते रहे, बिल्कुल भी हमने कुएं का पानी नहीं डाला, नल का नहीं डाला, तो बैटरी 3 साल चल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक, चलें अच्छा, तो ये तो सब जानते हैं, हम बच्चे करते हैं, तो आज इसका आंसर मिल गया। बताओ हमारे बैटरी में ये जल क्यों डालते हैं, तो घर पे बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपना दोस्त वगैरह हो, साथीगढ़ वगैरह हो, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, चलें अच्छा, एक क्वेश्चन शायद और है। हाँ देखें, एक क्वेश्चन और देखें। हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने पर डॉक्टर ग्लूकोज के पानी के बजाय ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस
घोल या नमक, चीनी का पानी पीने की सलाह क्यों देते हैं? ठीक है, डायरेक्ट पानी नहीं देते हैं। जब पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, डायरिया वगैरह हो जाए, ठीक है, गर्मियों के दिनों में, तो ऐसी कंडीशन में पानी की जगह इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं, ओआरएस का घोल दिया जाता है। ठीक, तो ये क्यों दिए जाते हैं? देखो, हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम दिमाग तक संदेश भेजने के लिए हल्के विद्युत संदेशों का उपयोग करता है। ठीक, बायो की बात है कि विद्युत संदेशों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए शरीर को आयनिक चालकों जैसे सोडियम और पोटेशियम आयन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सोडियम और पोटेशियम आयन कहाँ से मिलेंगे? यही जो हम पिएंगे पानी, नमक का पानी जैसे पिएंगे तो वहाँ से मिल जाएंगे। ग्लूकोज पानी में घुलकर आयनों में नहीं टूटता है, क्योंकि वह एक सहसंयोजी यौगिक है। ग्लूकोज टूटता नहीं, उससे आयनिक आयन मिलते नहीं है। तो दूसरी ओर ओआरएस या नमक के घोल में प्रबल वैद्युत अपघट्ट जैसे NaCl और KCl होते हैं। उसमें कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, कैल्शियम ही केवल होता है। ये पानी में जाते ही तुरंत मुक्त आयन छोड़ते हैं, जिससे शरीर का विद्युत संतुलन, इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस तुरंत ठीक हो जाता है और कमजोरी दूर हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ओआरएस का घोल दिया जाता है ताकि हमारे नर्वस सिस्टम भी हमारा सही रूप से, सुचारू रूप से कार्य कर सके। ठीक है, देखें ओआरएस, नमक प्लस चीनी प्लस पानी, इसमें सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम आयन है, मुक्त आयन बनते हैं। आयन शरीर में अवशोषित होते हैं। अच्छा, ग्लूकोज का केवल पानी होगा तो ग्लूकोज पानी घुलता है लेकिन आयन में नहीं टूटता है, क्योंकि एक सहसंयोजी यौगिक है। आयन बनते नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तुरंत ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब शरीर में पानी की कमी होती है तो इन आयनों की भी कमी होती है। पानी के साथ साथ ये आयन्स भी हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, इनकी कमी हो जाती है। ठीक, ओआरएस में प्रबल वैद्युत अपघट्ट जैसे NaCl, KCl होते हैं, जो पानी में घुलकर तुरंत आयन में टूट जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तुरंत ठीक हो जाता है। ओआरएस घोल पीने के लाभ देखें। देखो, शरीर में पानी की जो कमी होती है, डिहाइड्रेशन, वो पूरी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तुरंत बहाल हो जाता है। कमजोरी, थकान और चक्कर से राहत मिलती है, थोड़ा हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं और शरीर जल्दी ऊर्जा प्राप्त करता है और हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ओआरएस घोल पीने के फायदे होते हैं। जो पानी की, मतलब ग्लूकोज की जो बोतल चढ़ाई जाती है, ठीक है, सीवियर अगर कोई पेशेंट है, उसको कोई मतलब बीमारी हो गई, इलनेस ज़्यादा आ गई है, कमजोरी, तो बोतल टांग देते हैं ग्लूकोज की, तो उसमें भी केवल ग्लूकोज ही नहीं होता, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स घुले रहते हैं। ठीक, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आज की क्लास में केवल हमें इतना ही डिस्कस करना था। ठीक, तो आज की क्लास में हमने क्या जाना? आज की क्लास में हमने परिचय जाना कि वैद्युत रसायन क्या है, चालक क्या होते हैं, चालकों में चालक और अचालक, ठीक है, कुचालक, सुचालक, ये सब जाना। वैद्युत चालकों के प्रकार जाने, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक, दोनों में अंतर जाने। कोई भी पदार्थ अगर चालक है तो उसकी दो विशेषताएं हमने जानी, दो गुण उसमें होने चाहिए। एक तो उसमें मुक्त आवेश वाहक होना चाहिए और दूसरा उसमें बाहर से लगने वाला कोई भारी वैद्युत बल होना चाहिए। ठीक, और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी आज हमने पढ़ा, बेसिक चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर की, तो उन्हीं से रिलेटेड जो डे टू डे लाइफ के जो क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी हमने अच्छे से जाना। ठीक, तो लगभग अब तो क्लासें रेगुलर ही होगी, तो इसके हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी बच्चे 12th लेवल के हैं, जो भी बच्चे आगे चल के हमारे साथ जुड़ेंगे या प्रेजेंट टाइम में जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो स्वयं भी देखें और अपने साथी गणों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, लेक्चर अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो लेक्चर वगैरह हैं वो पर डे जो है आपके पास पहुंचते रहें और बाकायदा नोट्स बनाते रहें, क्योंकि यहाँ पर हम उतना ही कंटेंट लेके आते हैं जितना कि बच्चे के काम का है, कुछ भी एडिशनल नहीं, सरल से सरल शब्दों में लिखा होता है। हालांकि वो डिजाइनिंग कंप्यूटर की सहायता से हम थोड़ा हेल्प ले लेते हैं, ताकि यहाँ पर हमें थोड़ा लिखना ना पड़े। ठीक है, समय थोड़ा बच जाए, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है तो सही नहीं रहेगा, राइटिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है अभी, तो लिख के ले आते हैं, अच्छी तरीके से डिजाइनिंग कर लेते हैं, तो कंटेंट एकदम नंबर 1 का होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई हम समझौता नहीं करते हैं, सरल से सरल शब्दों में होता है, उतना ही होता है जितना काम का है। तो नोट्स बनाते रहें। अदरवाइज कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें, क्योंकि बच्चों के किए गए कमेंट, उनके लाइक्स, ठीक है, यही हमको मोटिवेट करते हैं। अगर हमको ये टाइम टू टाइम मिलता रहा
तो हम और भी अच्छा करेंगे। हालांकि अभी भी कोई हम कमी नहीं रखे हैं, पूरा का पूरा जो है अच्छे से कर ही रहे हैं, आगे हम लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन मोटिवेशन का बने रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये काम करते रहें। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद। अगले लेक्चर के साथ पढ़ते रहें, हंसते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। ठीक, चलो।